हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अंशु कुमारी जी हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग नरम दल और गरम दल से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कृष्णा जी हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सुशील कुमार मिश्रा जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक हैं आप लोग? चलिए तो हम लोग अपना सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। हो सकता है कि आप लोग पढ़ाई किए होंगे, है ना? तो पढ़ाई किए होंगे तो अच्छे से बनाइएगा। श्री रामपाल जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। नमन कुमार जी हैं, गुड मॉर्निंग। कृष्णा जी बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा कारण शामिल है? ऑप्शन: स्वराज की मांग का उदय, राष्ट्रीय जागरण, शिक्षा में विकास का प्रभाव। कूट में दिया हुआ है, आपको आंसर चुनना है। क्या केवल एक सही होगा? क्या केवल एक और दो सही होगा, या दो और तीन सही होगा, या एक, दो और तीन सही होगा? निम्नलिखित में से क्या होगा? आंसर यही बताना है ना? चलिए, कृष्णा जी हैं, अंशु कुमारी इन्होंने डी आंसर बताया, किरण ए है, कैलाश कामत जी हैं डी हैं, अंशु कुमारी डी है। चलिए और भी बताइए क्या होगा? उग्र राष्ट्रवाद के, है ना, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। एक, दो और तीन, है ना? एक, दो और तीन इसका आंसर हो जाता है। 1, 2, 3। अमरदीप कुमार जी हैं, अमरदीप जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर समझिए, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण पूछता है यहाँ पर। जैसे आप देखते हैं, अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीतियाँ इस तरह से होती है जिसके वजह से राष्ट्रवाद यानी कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। औपनिवेशिक नीतियाँ, जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दमनकारी नीति लागू किया जाता है, दमनकारी नीति लागू किया जाता है, यह भी एक प्रमुख कारण है उग्र राष्ट्रवाद के उदय में। एक और भी कारण हम देख सकते हैं, आर्थिक दुर्दशा भारत की इतनी खराब हो गई, आर्थिक दुर्दशा इतनी ज़्यादा खराब हो गई भारत की कि यह भी एक प्रमुख कारण हो जाता है। इतना ही नहीं, शिक्षा का विकास भी, प्रेस का विकास भी, बहुत ऐसे कारण हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय में। उग्र राष्ट्रवाद के उदय में बहुत ऐसे कारण हैं। यहाँ की स्वराज्य की मांग भी एक उदय हो जाता है यहाँ पे। आप देखते होंगे 1905 में प्रारंभ तो हुआ, लेकिन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग को कांग्रेस से मन से पहली बार ये मांग की गई, और इस स्वराज्य को लेकर के ही कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल दोनों क्या होते हैं? विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं। 1907 आते आते सूरत अधिवेशन में, है ना, मुकुल कुमार जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 1907 के सूरत अधिवेशन में, हालांकि कारण वहाँ पे बहुत सारा है। कारण सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पे अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो जाता है। गरमपंथी जो हैं, उग्रपंथी जो हैं, वो चाहते हैं कि लाला लाजपत राय को यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए। नरमपंथी चाहते हैं कि नहीं, यहाँ क्या अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया जाए। हालांकि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने में वो लोग सफल हो जाते हैं। बाद में अंततः अगर देखा जाए तो यहाँ लाला लाजपत राय जो हैं, अपने अध्यक्ष पद का जो नाम है वह वापस ले लेते हैं। यहाँ तक कि उस नाम को पेश करने वाले तिलक साहब होते हैं। तिलक का मानना है कि ठीक है, अगर हम अध्यक्ष पद को लेकर के जिस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, हमारा कुछ शर्त भी होना चाहिए।
तब उन्होंने 4 प्रस्ताव को उसी समय पारित करवाया। हालांकि उस प्रस्ताव को नरमपंथियों के द्वारा ज़्यादा तरजीह नहीं दिया गया, ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, जिसके वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई। यहाँ तक कि ये जो मसला जो है, हम लोग बनारस अधिवेशन 1905 का जो गोखले साहब कर रहे थे वहीं से दिखाई देता है। 1906 में जो विभाजन हो जानी थी वह विभाजन टल जाती है, क्योंकि उस समय दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और दादा भाई नौरोजी दोनों लोगों के बीच में उतना ही लोकप्रिय है, उतना ही सम्मानित है, जैसे गर्मपंथी वालों के लिए भी उतना ही सम्मानित है और नरमपंथी वालों के लिए भी उतना ही सम्मानित है, जिसके वजह से वो लड़ाई झगड़ा वहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। लेकिन यह मसला बाद में 1907 में आते आते, है ना, सबके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ तक कि 1907 में मार पीट लात जूता सब कुछ पड़ने लगता है। इस तरह से 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, है ना, सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, वहीं पर यह कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग किए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। अब पीडीएफ में क्या है कि पीडीएफ के लास्ट में हम इसका आंसर भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। चलिए, सभी लोगों ने कहा कि इसका आंसर ए होगा। अमरदीप 2 का ए आंसर, और रितु 1, कृष्णा जी ए आंसर इसका बता रहे हैं, है ना। और सुशील कुमार मिश्रा जी हैं, इन्होंने कहा कि इसका आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं था? है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे, जैसे दीनसा वाचा, तैयब जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे लोग नरमपंथी विचार। बात यहाँ अगर लड़ाई झगड़ों का देखा जाए तो बात यहाँ विचारों का होता है, विचारों का टकराहट। जैसे में कभी कभी आप देखते हैं कि जब पति पत्नी का मानसिकता जब बराबर हो या दोनों एक ही पोस्ट पे हो, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा विचारों का हो जाता है, ईगो का कभी कभी हो जाता है ना। वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लिए तब तो ठीक है। जिस तरीके से कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नरमपंथी लोग कर ही नहीं पाए और गर्मपंथी लोग भी नहीं कर पाए, दोनों लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बिखरना और टूटना तो असंभावित ही था यहाँ पर। यानी कि 1907 में आते आते यह विभाजन होना लाजमी था और यही हुआ भी। यहाँ पर कहता है कि कौन उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले शामिल नहीं थे। बाकी जो लोग हैं, लाल बाल पाल, जिनको हम लोग गरम दल गरमपंथी के नाम से जानते हैं, वो सारे लोग ये हो जाते हैं, उग्र राष्ट्रवादी हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता जो दिया जाता है वह प्रमुखता बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है ना। ललिता कुमारी जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले यह नरमपंथी नेता थे, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा इनको अपना गुरु माना गया। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो बार बार पूछा जाता है। 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और 1905 में ही इन्होंने बनारस का अधिवेशन किया। बनारस का अधिवेशन था 1905, ये बताइए, है ना। और यहीं पर उन्होंने कहा था कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे मतलब घाव पर नमक छिड़कने जैसे है। और इसी समय इन्होंने कहा था करजन को कि ये औरंगजेब की भांति काम करता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम सही आंसर बता रहे हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर बताइए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ जिसने ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों को उपयोग को प्रोत्साहित किया। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर शनार बांग्ला गीत की रचना की जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना और बंगाल विभाजन के विरोध के परिणाम स्वरूप 1912 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक या केवल दो, है ना? इसमें केवल दो होगा, इसको खत्म कर केवल दो, या केवल 2 3 या 1 2 3 हो जाएगा, है ना? चलिए बताइए क्या होगा। 3 नंबर, ऐसे भी ठीक है ना? अभी ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही है वाला A B C D, केवल 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 डी। सुशील कुमार मिश्रा जी हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने डी आंसर बताया है और रितु ने भी इसका आंसर डी बताया। यहाँ कहता है कि ऊपर में से कौन सा कथन सही है? क्या केवल एक कथन सही होगा का, या 1 2 सही होगा, या 2 3 सही होगा, या 1 2 3 सही होगा? कृष्णा जी डी हैं, नमन कुमार डी हैं, है ना? अंशु कुमारी कहाँ गायब हो गई? बताइए क्या होगा आंसर इसका? A B C D, है ना? नमन कुमार जी ने कहा कि इसका आंसर डी है और अंशु कुमारी बता रही हैं कि इसका आंसर डी हो जाएगा। डी कैसे होगा? चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जो है, यह आंसर 1 और 2 हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है 1 और 2। सारे लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया। जैसे देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध के परिणाम स्वरूप 1912 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 में नहीं, 1911 में विभाजन को रद्द किया गया। कब रद्द किया गया? 1911 में। यहाँ पर 1911 में विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। और यहाँ पर क्या कहता है? 1912 कहता है ना? इसलिए इसका तीसरा जो है वह गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही है ना? बंगाल विभाजन के समय में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर शनार बांग्ला गीत की रचना की और यह बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना 1905 में। ठीक है, 1 और 2 सही है। और यहाँ पर कहता है ना, बंगाल विभाजन के विरोध के परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। अरुंडेल कमेटी के माध्यम से इसे रद्द कर दिया गया। और रद्द किया गया कब? 1911 में रद्द किया जाता है। 1911 में घोषणा भी की जाती है कि हम बिहार को अलग प्रांत के रूप में दर्जा देंगे, यह घोषणा, लेकिन 1912 में यह अमल में आता है ना? इस तरह से 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में गठित हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास अच्छा है, लेकिन इसी तरीके से प्रश्न कभी कभी आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको फोकस करना पड़ेगा टर्म पर। जैसे ये प्रश्न हो गया, है ना? मुकुल कुमार जी, हम सही बोले थे। ओके, सही बोले थे। अमरदीप जी 1911 होगा, सॉरी, गुड, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड कर्जन को पूर्वी देशों के मामलों में अत्यधिक अनुभव और गहरी समझ थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को चरित्र, ईमानदारी और क्षमता में असाधारण रूप से श्रेष्ठ के रूप में वर्णित किया। और यहाँ पर कहता है कि ऊपर में से कौन सा कथन क्या है? सही है ना? केवल 1 सही है, या केवल 1 और 2 सही है ना? 4 नंबर, या सी केवल 2 3 सही है, या 1 2 3 सही है ना? देखिए याद रखिएगा, अगर एक प्रश्न जिस टॉपिक को आप पढ़े हुए हैं यदि आपसे गलत हो जाए तो दुख की बात है ना? दुख की बात है ना? अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और सुधीर कुमार जी डी बता रहे हैं, और ललिता कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना? बी आंसर हो जाएगा।
शाजिद आलम जी भी बता रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 1 और 2 सही होगा। क्यों सही होगा? लॉर्ड कर्जन भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें कभी नहीं कह सकता, है ना, भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें कभी नहीं कह सकता, क्योंकि भारत में आते ही इसका एक ही मकसद था कि साम्राज्यवादी नीति को लागू किया जाए। इसका एक ही मकसद था। इसने कहा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसी पीरियड यह व्यक्ति कह रहा था कि हम चाहते हैं कि जब तक मेरा शासनकाल भारत में रहे तब तक हम अपने आँखों से इस कांग्रेस को मरते हुए, तड़पते हुए देखना चाहते हैं, पतन की तरफ देखना चाहते हैं। और ये हाल हुआ भी, ये हाल हुआ। 1905 से ही नरमपंथी और गरमपंथियों के विचारों में टकरावट दिखाई देने लगा, दोनों के बीच में झड़प दिखाई देने लगा, दोनों के बीच में विचारों को लेकर के, दोनों के बीच में नीतियों को लेकर के, दोनों के बीच में, हालांकि दोनों का लक्ष्य एक ही था लेकिन तरीका अलग अलग था। दोनों के बीच में तरीका अलग अलग था। नरमपंथी कभी भी गरमपंथियों के विचारों से सहमत नहीं थे। जैसे में आप देखते होंगे 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बहिष्कार को लेकर के दोनों के बीच में टकराव पैदा हो गया। नरमपंथी को लगता था कि ये जो बहिष्कार है यह सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना सही रहेगा, लेकिन गरमपंथी का विचार कुछ अलग था। गरमपंथी इसको पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, और वो सिर्फ बहिष्कार से ही नहीं, वह चाहते थे कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को सहयोग ना दिया जाए। उनका एक ही मकसद था, उनका यह मानना था कि जो नीतियां नरमपंथियों के द्वारा जो चली आ रही है, जिसका कोई सुनवाई नहीं अंग्रेजी सरकार करता, जिस पर कभी ध्यान नहीं देता, उससे हमारा भारत का कल्याण नहीं हो सकता। नमन कुमार जी, हमने कल ही बताया था, क्या अंशु कुमारी, क्या हमने कल नहीं बताया था कि हमें कल के समय में नरम दल और गरम दल पढ़ना है ना? हम बोले थे ना? क्या अंशु कुमारी सर आज रूटीन बनवाते प्लीज बता दीजिएगा। हाँ बता देंगे आपको, अंशु कुमारी जी बता देंगे। हमने कल ही बताया था कि कल जो है ना, आज आपको बता देते हैं कल का रूटीन में क्या होगा, है ना। कल क्रांतिकारी गतिविधियाँ होगी, है ना। ये नरमपंथी और गरमपंथी आज कंप्लीट करते हैं। कल होगा क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इसको आप कंप्लीट करके रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1905 में क्या हुआ? 1905 में नरमपंथी और गरमपंथी, है ना, दोनों के विचारों में क्या हुआ? तालमेल बैठा ही नहीं। तालमेल नहीं बैठा तो वहीं से ही ये विवाद सामने नजर आने लगा। एक बात और भी था, नरमपंथियों को सबसे ज़्यादा डर था, उनको डर था गरमपंथियों के विचारों से। उनको लग रहा था कि अगर गरमपंथी के विचारों को तवज्जो दिया गया तो अंग्रेजी सरकार अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन करके बैठी नहीं रहेगी, है ना। वह दमन जो नीतियाँ चलाएगी, उस दमन नीतियों का असर इस नरमपंथियों पर भी पड़ेगा और गरमपंथियों पर भी पड़ेगा। उनका ये मानना सही था और ये सोचना भी उनका सही था कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, वो कुछ भी कर सकती थी। और यही वजह था कि नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे गरमपंथियों के विचारों से सहमत नहीं थे। हालांकि 1906 आते आते ये सब चीज़ें स्पष्ट नज़र आने लगा। और 1907 में देखिए, 1907 में जब सूरत का जब विभाजन हुआ तो नरमपंथियों ने कई वर्षों तक गरमपंथियों को अपने विचारधारा से और अपने संगठन से ही निष्कासित कर दिया, है ना। बाद में 1916 में सुधीर कुमार जी, सर वीडियो पूरा नहीं चल पाता है, पूरा वीडियो नहीं चल पाता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके पास है या और किसी के पास है? क्या और कोई बताइएगा कि पूरा वीडियो नहीं चल पाता है?
क्या? एक बार बताइए आप लोग कि पूरा पूरा वीडियो नहीं चल पाता है ना? तो फिर यही बात थी। करजन जो भारत के बारे में हमेशा कुछ अलग ही सोचता हो, भारत को लेकर के ये सोचता हो कि भारत में राष्ट्रीय विकास, करंट अफेयर्स भी करवाइए सर जी, करंट अफेयर्स। आप होमवर्क सीरीज में है? अमरदीप जी, आप होमवर्क सीरीज में है? होमवर्क सीरीज में चलेगा करंट थोड़ा? यस सर। इतिहास इतना क्यों पढ़ना पड़ता है? इतिहास इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए, इस धरती पर जहाँ तक हमें लगता है कंपटीशन के लिए कंपटीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो समय लगेगा। इतिहास को हम, जैसे होता है ना, इतिहास को अगर हम सिर्फ एक नज़र से देखें तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर हम सोचते हैं कि लुसेंट टाइप का कोई मटेरियल हो, 10 पन्ना में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ के कंप्लीट कर लें, तो अभी के समय में आप पीआरटी कंप्लीट नहीं कर सकते। अभी के समय में आप जीएस को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझिए ना किताबें वही हैं, आपके सिलेबस भी बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़ा सा स्तर धीरे धीरे क्या होता है, गहराई तक चला जाता है, क्योंकि कंपटीटरों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा, है ना। कभी किसी को, एक ज़माना था कि सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले कोई नहीं थे, है ना, कोई चाहत नहीं रखते थे। हमारे घर में मेरे फादर जी गवर्नमेंट जॉब करते थे, इकलौता पुत्र थे मेरे दादाजी के, और उनकी नौकरी छुड़वा दी। कहीं नहीं, हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, क्या सरकार की गुलामी करेगा, वो ज़माना था। आज देखिए, आज लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने होते हैं। सरकारी नौकरी है तो जीने का आधार है, बहुत सारा चीज़ है। अभी सारे लोग जो हैं, तो फिर पढ़ना पड़ेगा। इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ये मत सोचिए कि हमें बहुत ज़्यादा, मतलब इतिहास में आपका तो सिलेबस बहुत ही छोटा दिया है, एकदम छोटा सा सिलेबस है। इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है आपको है ना रितु जी, बिल्कुल छोटा पढ़ना है आपको, है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करें तो 2 दिन में 12 घंटों के अंदर में इंडिया नेशनल मूवमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से कराया जा सकता है, 12 घंटे में, और वो भी बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतिहास तो अभी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास अगर पीआरटी में डाल देता तो बड़ा मुश्किल होता। अब जरा सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अगर हमें, है ना, एक सिक्का पर अगर टारगेट करना हो, है ना, एक सिक्का पर टारगेट करना हो, इसी पर निशाना अगर साधना हो तो कितना मुश्किल है इस पर निशाना साधना। लेकिन एक बहुत बड़ा पहाड़ मिल जाए, है ना, बहुत बड़ा पहाड़ मिल जाए, उस पर अगर पत्थर से निशाना भी लगाते हैं तो कैसे भी लगाइएगा तो लग जाएगा। यही चीज़ें है, ये आपका इंडिया नेशनल मूवमेंट, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पर निशाना लगाना आसान है। बीपीएससी को भी ये बात समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा सिलेबस दे दो, 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, 9 सब्जेक्ट में कितना पड़ेगा, सब में लिमिट किया गया है कि यहीं से पूछेंगे, यहीं से पूछेंगे, यहीं से पूछेंगे, ये टॉपिक पढ़ लीजिए, यहीं से प्रश्न रहेगा, और यही चीज़ें हम कराते हैं। अगर हम 10 घंटा सब कुछ कराते रहें, मॉडर्न को पूरा का पूरा कराते रहें, और पता चला कि आप पीआरटी में एडमिशन ली हुई हैं और हम 1707 से आपको पढ़ा रहे हैं 1947 तक, क्या फ़ायदा, है ना। क्या टीचर को भी ये बात नहीं पता और आपको भी ये बात नहीं पता, ना आप फाइट करेंगे ना पढ़ाने वाला फाइट कराएगा, है ना। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमको पढ़ना क्या है, जो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी लोगों का। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के तहत किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, सुरसेन और उधम सिंह।
उपरोक्त में से बताइए क्या होगा आंसर इसका। सर मैंने 399 का कोर्स लिया हूँ, होमवर्क सीरीज अलग से लेना होगा क्या सर? देखिए क्लास की अलग बात है, अगर होमवर्क सीरीज लिए हैं तो सिर्फ यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। टोटल टॉपिक बाई टॉपिक आपको 9 सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो टॉपिक बाई टॉपिक आपको सब कुछ मिलेगा। अगर कोर्स लिए होते तो उसमें आपको थ्योरी क्लास आपको मिलता। ललिता कुमारी जी ने कहा कि इसका आंसर सी है, और अंशु कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। और कृष्णा जी ए राइट इन्होंने कहा। 5 का आंसर क्या है? ए इन्होंने कहा। देखिए कॉमन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, बीपीसी ने एक बार ही नहीं बहुत बार प्रश्न पूछा है, फिर आप लोग क्यों गलती करते हैं? आप ही बताइए। गलती तो नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी अधिकतर लोगों का आंसर जो है, मुकुल कुमार जी भी एकदम सही आंसर बताए हैं, सुशील कुमार मिश्रा जी भी सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए एकदम सही आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। देखिए ये जो घटना हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती का जो घटना हुआ, यह ट्रेन डकैती कांड हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को, है ना। ये घटना हुआ आपको 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था, है ना। ये भी डेट याद रखिएगा। और इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। इसमें 4 लोगों को फांसी दिया गया था। एक है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया गोरखपुर के जेल में। गोरखपुर के जेल में, है ना, गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया। अशफाक उल्लाह खान को भी 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद के जेल में फांसी दिया गया। फैजाबाद के जेल में इनको फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर और अशफाक उल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 को। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दिया गया और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दिया गया, है ना। 2 लोग बच गए। 2 लोगों को देखिए, एक हो जाते हैं राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र, है ना, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी नाम है इनका, याद रखिएगा, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। इनको फांसी दिया गया था 17 दिसंबर, है ना, 17 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई और यह गोंडा जेल में दिया गया था, है ना। गोंडा जेल में इनको फांसी दिया गया था। किसको? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। 4 लोगों को फांसी दी गई और ये राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दिया गया। उसके बाद जो चौथा जो व्यक्ति है उनका नाम है ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह नाम है इनका, ठाकुर रोशन सिंह। और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दिया गया इलाहाबाद के जेल में, है ना। इलाहाबाद के जेल में इनको फांसी दी गई। इस तरीके से काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो 1900 कब हुआ था? 25 में हुआ था। इनके 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है और ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, है ना। कथन है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1908 में किया था। चलिए बढ़िया। दूसरा कहता है कि अभिनव भारत सोसाइटी का प्रारंभिक नाम क्या है? मित्र मेला था। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इस सोसाइटी को 1962 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, ठीक है। और कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, है ना, 6 नंबर। और यहाँ पर इसको केवल 2
केवल 2 3 और 1 2 3, इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताइए फटाफट। 6 नंबर सवाल है ना, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, अमरदीप जी हैं, इन्होंने कहा कि इसका आंसर डी है। अंशु कुमारी ए हैं, अंशु कुमारी बी हैं, अंशु ए और बी दोनों, ए और बी दोनों है। चलिए बताइए और बताइए क्या होगा इसका, है ना। केवल इसका ललिता कुमारी, इन्होंने इसका आंसर डी बताया। डी नहीं होगा, इसका आंसर केवल 2 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, क्यों होगा, बी कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, है ना, और उनके भाई गणेश सावरकर ने कब किया था? 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1904 में। और यहां पर कहता है अभिनव भारत सोसाइटी का प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। यह बिल्कुल सही है, मित्र मेला था, क्या है, यह बिल्कुल सही हो जाता है। और इस सोसाइटी को 1962 में नहीं, कब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार मिश्रा जी बता रहे हैं कि 1952 में क्या किया गया? भंग किया गया। बिल्कुल सही है, 1952 में, है ना, औपचारिक रूप से इस संगठन को, इस सोसाइटी को भंग कर दिया गया, है ना। देखिए एक एक, अगर यहाँ पर फैक्ट आपको याद नहीं है तो आप गलत कर दिए, इसलिए फैक्ट पर आधारित, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, अगला सवाल है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया, या महाराज भागीरथ फर्नांडे के द्वारा किया गया, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, या नारायण गुरु के द्वारा किया गया? अंशु कुमारी, इन्होंने इसका आंसर सी बताया है ना। अमरदीप जी सी हैं, नमन कुमार जी सी हैं, कृष्णा जी सी हैं। राइट राइट राइट, मतलब चलिए बहुत बढ़िया। अखिल भारतीय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में, है ना, 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया था, है ना। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया यहाँ पे, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। अच्छा ये चीज़ देखिए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा की स्थापना किया गया, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि एससी यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए, यानी कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। और इसमें यह भी कहा गया था कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि इन सारे लोगों को, जो हाशिए पर खड़े हैं, जो अंतिम पैदान पर हैं, जो सबसे पिछड़े हुए समाज के, वंचित समाज के जो लोग हैं, उन सारे लोगों को मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। कितना अच्छा प्लान और कितना अच्छा, है ना, ये विचार था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इसका आंसर किया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्त होने के कारण मोह भंग हुए युवाओं द्वारा किया गया था। HRA के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान थे, जो कविता के प्रति रुचि रखते थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद HRA के संस्थापक थे। यहाँ कहता है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। केवल एक दो, केवल 2 3, या 1 2 3? 8 नंबर सवाल क्या होगा? क्या होगा 8 नंबर? रितु किरण जी हैं, बताइए 8 नंबर सवाल, आंसर बताइए क्या होगा इसका, है ना।
ओ माय गॉड, क्या होगा आंसर? अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इन्होंने आंसर दिया, केवल एक, है ना, केवल एक हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए, किरण किरण जी हैं, किरण जी कह रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा। 2 और 3 हो जाता है 8 नंबर का। ठीक है, और लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाता है ना, केवल एक। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, एचआरए के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान थे, जो कविता के प्रति रुचि रखते थे, ये गलत है। और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जो एचआर के संस्थापक थे, ये भी नहीं थे। शुरुआती में इसके संस्थापक ये सारे लोग जो हैं ये नहीं थे। आप लोग किताब पढ़ते रहिए, किताब पढ़ रहे हैं तभी आप इस प्रश्न को बना पा रहे हैं, है ना। किताब को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का गठन हुआ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण हुआ? क्या स्वदेशी आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा? क्या होगा? अंशु कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर ए होगा, है ना। चलिए पढ़िए आप लोग और बनाइए अच्छे तरीके से, है ना। और अमरदीप जी हैं, इन्होंने कहा कि इसका आंसर सी होगा, असहयोग आंदोलन, है ना। नेक्स्ट, हम आपके जवाबों का इंतजार करते हैं कि कब आप आंसर दीजिएगा। गलत हो या सही हो कोई दिक्कत नहीं है। किरण जी ने कहा कि इसका आंसर क्या है? सी है ना। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, और ललिता कुमारी भी आंसर सी ही लगा रही है। सी कैसे होगा आप ही बताइए। और अभी सवाल अंशु कुमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का गठन हुआ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण हुआ था? यह स्वदेशी आंदोलन को लेकर के ही टकराव दिखाई देने लगा, दोनों के बीच में मतभेद हो गया, दोनों के बीच का तरीका अलग था। स्वदेशी आंदोलन को लेकर के नरम दल और गरम दल वाले अलग अलग चीज़ें सोचते थे। नरम दल वालों को लगता था कि नहीं, यह एक लिमिट में ही इसका विस्तार और बहिष्कार होना चाहिए, बल्कि गरम दल ये सोचते थे कि नहीं, इतना में काम नहीं चलेगा। और बहिष्कार से ही नहीं, यानी कि स्वदेशी आंदोलन में सिर्फ बहिष्कार से ही काम नहीं चलेगा, हम तो चाहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए हमको, है ना। और यही सब आप देखते भी होंगे, यही वजह था कि यहाँ पे 4 प्रस्ताव पारित करवाए गए थे यहीं पर, है ना। और गर्मपंथी इस बहिष्कार को पूरे भारत में फैला देना चाहते थे। इस बहिष्कार को पूरे भारत में गर्मपंथी फैलाना चाहते थे, जिसके वजह से नरमपंथियों को सबसे ज़्यादा डर था कि अगर गर्मपंथी इस विचारों को और इस बहिष्कार को पूरे भारत में अगर फैलाएंगे, है ना, तो उनका तरीका क्या होगा? हिंसात्मक होगा। और हिंसात्मक गतिविधियों से सबसे ज़्यादा नरमपंथियों को डर था कि यदि सरकार की नज़रों में अगर ये आ गया, है ना, तो लोग कहता है ना कि गेहूं के साथ घून पीसे जाते हैं, उसी तरीके से गर्मपंथियों के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। उसके मतलब समझिए कि कहर को झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसका असर नरमपंथियों पर भी पड़ेगा। और यही वजह था कि कड़ा विरोध किया गया। यही वजह था कि नरमपंथी हमेशा ये चाहते थे कि गर्मपंथियों के विचारों को दूर रखा जाए। उनका ये मानना था कि समय अभी नहीं आया है, अभी समय नहीं आया है। अगर उनके विचारों को तवज्जो दिया गया, अगर उनके विचारों को तरजीह दिया गया, तो आने वाले वक्त में जिस राष्ट्रीय आंदोलन और जिस राष्ट्रीय चेतना को हम बढ़ाना चाहते हैं, वह अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्या किया जाएगा, है ना, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये होता भी है, क्योंकि आप देखिएगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है, यहीं पर कर्जन भी एक उसका लक्ष्य होता है, क्योंकि उसको लगता है कि नरमपंथियों में वो बात नहीं है,
और गर्मपंथियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं और उसको सब दिख जाता है, स्पष्ट दिखता है। कुछ ऐसे दूरदर्शी होते हैं जिनको सब कुछ दिखता है। जैसे देखिएगा, हम लोग कुछ इसके पहले एक प्रश्न पढ़ रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि जिस दिन भारत के लोग शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि शायद ही इस भारत में कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता होगा जो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता होगा। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान और सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला एक ही व्यक्ति, अगर गहराई से आप लोग पढ़ेंगे तो भारत में भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सपना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े, और यही वजह था कि उन्होंने हाई एजुकेशन की बात की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि भारत के लोग, गांधी से पूछा गया कि आप कैसा एजुकेशन चाहते हैं। गांधी से ये बात पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि भारत के लोगों को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो महात्मा गांधी बोले कि 4वीं क्लास तक अगर पढ़ लेते हैं तो इनका काम चल जाएगा। सोचने वाली बात है, खुद बैरिस्टर हो गए, है ना, और भारत के लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं कि 4वीं क्लास तक पढ़ लीजिए तो, है ना, इनका काम चल जाएगा। लेकिन वही बात है, जब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, और यही बात है कि हाई एजुकेशन की उन्होंने बात की। वजह था कि इस ज़मीन पर, इस धरती पर आज तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना कोई पढ़ा लिखा आज तक नहीं हुआ है। वजह भी है ये सब चीज़ों का, यही सब चीज़ें था यहाँ पे। स्वदेशी आंदोलन को समझना इतना आसान नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था। गर्मपंथियों को एक अच्छा अवसर मिला कि अगर इस बंगाल के विभाजन से अगर हम चाहें तो अपने आंदोलन को क्या कर सकते हैं, गति दे सकते हैं, लेकिन गति नहीं मिल पाया। हालांकि 1907 में दोनों के बीच में टकराव जिस तरह से दिखाई दिया, उस तरह से सीधे सीधे नरमपंथियों ने निष्कासित ही कर दिया कि जाओ यहाँ से जाओ, और कई वर्षों तक 1916 तक यह कांग्रेस के नरमपंथियों से ये बहुत दूर थे, है ना। बाद में 1908 के बाद आप देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा गर्मपंथियों के ऊपर दमनकारी नीतियां भी चलाई जाती हैं, जिसके वजह से आप देखते होंगे बाल गंगाधर तिलक, है ना, इनके ऊपर बहुत सारे, यानी कि पहला व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत का वो पहला व्यक्ति जो जेल गए थे, उनके ऊपर भी दमन चक्र चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि सिरोल के द्वारा उनको भारत का अशांति का जनक कहा जाता है। मानहानि की मुकदमा करने के लिए वो लंदन चले जाते हैं। अरविंद घोष ओरीविले में पांडिचेरी में वह एक आश्रम बना करके खुद सन्यासी बन जाते हैं और राजनीति से दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि करजन जो सोचा, जो चाहा वो नहीं हुआ, वो हुआ। बाद में सब चीज़ें हम लोग उसे देखते हैं, है ना। तो इसका आंसर जिन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन कहा, अंशु कुमारी ने बताया था, साजिद आलम जी ने भी बताया, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशज वस्तुओं के प्रोत्साहन देकर देशज उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के बजाय आक्रामक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना, देश की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, और सैनिक विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलपूर्वक राज परिवर्तन संगठित करना। क्या होगा इसका आंसर, है ना। अमरदीप जी ने कहा कि इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 का क्या होगा आंसर, बी। चलिए और भी बताइए। अमरदीप जी ने अपना ओपिनियन दिया है, इन्होंने अपना आंसर लगाया, बी आंसर लगाया है ना। अंशु कुमारी बी आंसर लगा रही हैं। चलिए और बताइए आप लोग। आंसर देने में बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग, है ना। कितना इजी सवाल है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन सवाल हम आपसे पूछ दिए, बहुत मुश्किल हो रहा है ना।
ललिता कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी आंसर हो जाता है ना। संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के बजाय आक्रामक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। प्रश्न को देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सबसे उपयुक्त रूप से निरूपित करता था? क्या अब तो समझ में आ रहा होगा। यही तो वजह था नरम पंथियों के विचारों में और गरम पंथियों के विचारों में अंतर क्या था। नरम पंथी चाहते थे कि अगर हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं तो हम आराम से एक लेटर लिखेंगे, अनुनय विनय करेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ हम अपनी मांगे जो हैं वो रखेंगे। ये नरमपंथियों का अपना विचार था, अपना सोचना था। लेकिन साथ ही साथ गरमपंथियों का विचार बिल्कुल अलग था, हटके था। गरमपंथियों का विचार था कि हक और अधिकार जो है यह मांगने से नहीं छीनने से होता है। गरमपंथियों का विचार था कि ये हम जो संवैधानिक साधनों का जो प्रयोग करके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उदारवादी लोगों के वजह से, उनके तरीकों के वजह से जो युवा वर्ग के जो लोग थे उनका मोह भंग हो गया था। उनका मानना था कि ये लोग भिक्षावृत्ति, भीख मांगने वाला काम करते हैं। अपना अधिकार किसी से भीख मांगने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनका मानना था कि अपना अधिकार छीनने से मिलता है, और छीनने वाला जो काम क्या है, आक्रामकता को दिखाता है। और यही आक्रामकता सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, और सबसे ज़्यादा इसको प्रसार भी किया जा रहा था, और इसको प्रसारित भी किया जा रहा था। इसके वजह कुछ कारण भी है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जापान के द्वारा देखिएगा रशिया को हराया गया। जो वैश्विक परिस्थितियाँ जो थी, छोटे छोटे जो राज्य थे संगठित हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, और उन लोगों का जो संगठन था बहुत मजबूत आधार दे रहा था, जिसके वजह से बड़े बड़े साम्राज्य भी थे, बड़े बड़े कंट्री भी थे, वो भी क्या हो रहे थे, उनके सामने घुटने टेक रहे थे। भारत में इसका प्रभाव दिख रहा था। भारत में युवाओं को ये लग रहा था कि यदि हम उनके अनुकरण को और उनके प्रभाव से अगर हम प्रभावित होकर के इन नीतियों को अगर अपना लें तो हमारा भारत भी, ब्रिटिश हुकूमत हमारे सामने भी क्या करेगी, घुटने टेक देगी। लेकिन नरमपंथी इस विचारों से सहमत नहीं थे, और यही वजह है कि बाल गंगाधर बार बार इस तरह से एक्सप्लोसिव भाषण देते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से नरमपंथियों को रास ही नहीं आता, है ना। यही सब चीज़ें तो यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है, नरमपंथी और गरमपंथी का विचार जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया, और 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3, ABCD। क्या होगा आंसर इसका, है ना। चलिए बताइए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ABCD, है ना। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, ये बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाता है ना, कौन सा कथन सही है। अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने इसका आंसर क्या बताया, 11 का डी बताया। बहुत बढ़िया। साजिद आलम जी हैं, इन्होंने कहा कि इसका आंसर ये हो जाएगा केवल 1, है ना। और रितु जी हैं, रितु जी ने कहा कि इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और किरण जी हैं, ए आंसर इन्होंने बताया। अभी जहाँ तक हमें लगता है कि एक ही लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है, और वह करेक्ट की हैं अंशु कुमारी ने। अंशु कुमारी ने आंसर को करेक्ट किया, बाकी सारे लोगों ने इस आंसर को गलत कर दिया है। आपको सोचना होगा कि गलती क्यों हो रहा है ना।
11 नंबर सवाल डी हो जाएगा। गलती क्यों हो रहा है ना? ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र को शुरू किया था, है ना, और उन्होंने महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया और 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन भी चलाया, जो बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा, केसरी है ना, और मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इतना ही नहीं, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाई गई और कर न चुकाने का आंदोलन जो 1896-97 में हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था यहाँ पर, है ना। कल का जो प्रश्न रहेगा, कल का, है ना, क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से, है ना, जो मटेरियल ऑलरेडी हमने आपको क्लास नोट्स में दिया है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, है ना। SCERT की किताबें अगर यदि आपके पास है तो उसको पढ़िएगा, क्योंकि सारे प्रश्न का जो संदर्भ अधिकतर होगा SCERT और NCERT का, है ना, SCERT और NCERT का ये जरूर संदर्भ पढ़िएगा, ताकि प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ऐसे प्रश्न बहुत इजी तरीके से बनाए जाते हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, 1905 में बंगाल के विभाजन का निर्णय किस वायसराय द्वारा लिया गया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लिया गया, है ना। अंशु कुमारी बी हैं, अमरदीप जी इसका आंसर बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और भी आगे बढ़ते चलिए, है ना। क्या होगा इसका आंसर? किरण जी बी है, ललिता कुमारी बहुत बढ़िया, बी आंसर इन्होंने बताया, और एकदम करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं, है ना। 12 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, एकदम सही आंसर है आप सभी लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से। नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संबंध किस राज्य से जोड़कर निभाया? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात। पश्चिम बंगाल और गुजरात। नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संबंध किस राज्य से जोड़कर निभाया? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात। चलिए बताइए। रितु जी हैं, अंशु कुमारी ने इसका आंसर दिया है, इन्होंने कहा कि इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। और किरण ए आंसर है, अमरदीप जी सी आंसर है, ठीक है। और भी बताइए। या पिता नहीं है अमरदीप, ये पता नहीं है। अच्छा अमरदीप जी डायरेक्ट बोलते हैं, पता नहीं है। एक बार की बात क्या है। सही बात है, एकदम ऐसे ही बोलना चाहिए। मेरा इंटरव्यू हो रहा था BPSC में, तो हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही, नहीं पता है सर, डायरेक्ट, क्योंकि आप उलझाइएगा तो उलझा देगा। इतने बूढ़े एकदम बहुत, है ना, नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं। तो हम लोग भी कोई ऐसा सवाल था, सर नहीं पता है, बात करता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है अंशु कुमारी जी, इन्होंने कहा कि इसका आंसर ए हो जाएगा, केरल हो जाता है ना। केरल इन्होंने कहा कि इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नारायण गुरु, इन्होंने बहुत काम किया है। नारायण गुरु का जन्म 1856 में हुआ था, 1856 में, और इनकी जाति एझवा जाति थी, एझवा, है ना, एझवा जाति थी। भारत का सामाजिक संरचना बहुत ही खराब बनाया गया, और ये मात्र मुट्ठी भर लोगों के वजह से हुआ, नहीं तो आज आपको ये संघर्ष करना नहीं पड़ता। आज आपके पास इतना संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती कि सरकारी नौकरियों के पीछे पागल होते, आप अमेरिका से कहीं बढ़ के होते। मात्र मुट्ठी भर लोगों ने इस व्यवस्था को इतना खराब कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। और यही वजह था कि नारायण गुरु ने एक नारा दिया, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। पूछा गया सवाल है,
अजीम जी हैं, सर एक क्वेश्चन पूछना है, पूछिए, है ना। यानी कि नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ? केरल में जन्म हुआ। इनका जन्म 1856 में होता है। एझवा जाति में इनका जन्म होता है और एझवा जाति को, है ना, सबसे निचले तबके के माना जाता है और बहुत अनटचेबल कहा जाता है ना, यानी कि अछूत कहा जाता था। और यही वजह है कि इन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, हिंदू धर्म के जो प्रकांड, जो कर्मकांड थे उसका खंडन इन्होंने किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक नारा भी दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक जाति, कितना सुंदर बात है, एक जाति, है ना, एक जाति, एक धर्म, एक धर्म, एक ईश्वर, एक ईश्वर। याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी धर्म में अगर एक से कहीं ज़्यादा अगर उसके भाग और भगवान लोग हो जाएं तो समझिए कि वो उस व्यवस्था को मानने वाले लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और यही वजह था कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन बहुत बार चला ताकि इस चीज़ को, इस व्यवस्था को ख़त्म किया जा सके और भारत में समरसता और भारत में प्रेम मोहब्बत को, है ना, विकसित किया जा सके। सर जो ज्योग्राफी में 7 चैप्टर का नोट्स दिए हैं वही पढ़ना है या कुछ और कुछ नहीं पढ़ना? उसके साथ हम ऐड करने वाले हैं जो बिहार का ज्योग्राफी है ना, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जब आप पीआरटी का पेपर देते हैं, है ना, पीआरटी का पेपर देते हैं, पीआरटी का पेपर, तो यहाँ से ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफी में 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 ही सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है। एक हो जाएगा आपके भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल में ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही हम पढ़ा रहे हैं, भारत का भूगोल। और दूसरा हो जाएगा आपका बिहार का भूगोल, क्योंकि आप देखते होंगे पीआरटी में बिहार के भूगोल से भी बहुत सारे सवाल, है ना, बहुत सारे सवाल जो हैं वो आप पूछे गए हैं। बिहार का भूगोल करवा देंगे, हो सकता है इक्का दुक्का एक बार और हम देख लेंगे, हमने खुद उसको तैयार किया है ना, एक बार और देख लेंगे, इतना सफिशिएंट है, काफ़ी है। जब आपको हम होमवर्क सीरीज में इसके बाद कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए। जब ज्योग्राफी का होमवर्क सीरीज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक भी प्रश्न आपसे गड़बड़ नहीं होगा, 20 में 20 प्रश्न बनेगा, है ना। आप लोग पेपर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो एक काम जरूर करिएगा, ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना चाहिए, ताकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रिजल्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ये मायने नहीं रखता, है ना, लेकिन रिजल्ट के लिए पढ़ना ज़्यादा मायने रखता है। और रिजल्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हमसे जुड़े, है ना, तो हम आपको बार बार यही कहते हैं कि सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ पढ़िए, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है। हम आपको कितना बार बताएं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट में जो 9 सब्जेक्ट आपके पीआरटी के लिए पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट आपको जीएस के लिए पढ़ना है ना, और 7 सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए पढ़ना है, और 6 सब्जेक्ट जो है ना, जिसका एक पेपर उसमें है पीजीटी वगैरह के लिए, इतना पढ़ना है। इसमें बहुत सारा चीज़ें थोड़ी पढ़ना है ना। अंशु कुमारी जी, सर फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। अंशु कुमारी जी आपका हो जाएगा, 100% होगा, है ना, और रिजल्ट आएगा ही आएगा। जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का रिजल्ट होगा। बस जो हम कह रहे हैं, जो होमवर्क आपको देते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करके आइए, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत सारा सवाल गलत किया है। इसमें 1-2 लोगों का ही नाम बेहतर मतलब तरीके से लिया जा सकता है, जिसमें अंशु कुमारी भी हैं, और भी लोग हैं, 2-4 लोग, रितु भी हैं, ललिता जी भी हैं, है ना, अमरदीप जी हैं, मिश्रा जी भी हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंप्लीट करके आइए, क्योंकि यदि एक प्रश्न गलत हो जाए तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हो सकता है कि एक प्रश्न से ही आप फाइट कर जाएं। एक प्रश्न से ही कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना। तो इस बात को आप समझिए। रेतु करी, सर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। आपका रिजल्ट नहीं आएगा इस बार, 3.0 में रिजल्ट नहीं आया, है ना, लेकिन इस बार आएगा।
इस बार 100% है, इस बार रिजल्ट आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नारायण गुरु को हम लोगों ने किया। नेक्स्ट ये वाला सवाल है, बनाइए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के संबंध में यह टिप्पणी की थी? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बिपिन चंद्रपाल ने और चित्तरंजन दास ने। सुनीता कुमारी, सुनीता सर जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या सुनीता जी अभी आई हैं आप? अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर ए होगा। और अंकिता पाल, इन्होंने 1 बताया। पहली बार पेपर देंगे सर, पहली बार देंगे, पहली बार में ही निकल जाएगा है ना। देखिए सिर्फ डायरेक्शन हम आपको बहुत बेहतर दे रहे हैं, पढ़ना आपको है। देखिए दुनिया के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट है वो आपको कुछ नहीं करवा सकता यदि आप नहीं चाहेंगे तो। अगर मेरा डायरेक्शन 2 घंटे का है, अगर आप जुनून के साथ, जोश खरोश के साथ 8 से 10 घंटा वर्क करिएगा, 100% हो जाएगा रिजल्ट, है ना। कब से क्लास चल रहा है? कब से क्लास? सुनीता कुमारी जी ने कहा कब से? हमेशा 10 बजे से ही क्लास चलता है, हमेशा 10 बजे से ही क्लास चलता है। ठीक है, 2 बजे से थ्योरी का क्लास चलता है और 4 बजे से साइंस का क्लास चलता है ना। और कभी कभी क्या है कि लाइट वाइट कट जाता है, पटना में अभी तार वार बिछाने का काम हो रहा है। और 5 बजे से आपका फिर होमवर्क सीरीज चलता है। ठीक है, मैथ और रीडिंग का क्लास बहुत जल्दी प्रारंभ होगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आए हैं, कोई बात नहीं सुनीता जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? किरण जी, नेहा यादव जी ने कहा कि इसका आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 14 नंबर सवाल, गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने कहा, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, है ना, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप इन्होंने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि ये बंगाल विभाजन घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाता है ना। इसी समय 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने करजन को औरंगजेब कहकर संबोधित किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया था और यह एसोसिएशन यानी कि कांग्रेस से पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह एक अखिल भारतीय स्तर का रूप ले रहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और यही वजह है कि बंगाल विभाजन को लेकर के इन्होंने ये बात कही थी। कथन और कारण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अंकिता पाल जी, सर केवल लाइव क्लास चलता है। लाइव ही क्लास तो चल रहा है अभी, है ना। देखिए अभी आप होमवर्क सीरीज लिए हुए हैं, होमवर्क सीरीज आपका अभी 2 टाइम चल रहा है ना। एक अभी 10 बजे से और शाम को 5 बजे से, ठीक है। बाकी थ्योरी क्लासेस चलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर होगा अगला सवाल, बढ़िया से बनाइएगा आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर नरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। बहुत बढ़िया। और कांग्रेस के विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। कथन सही है कौन सा? केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, न तो एक और न ही दो, है ना। चलिए बताइए क्या होगा। अंकिता पाल जी हैं, क्या होगा आंसर बताइए। 15 नंबर सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अंशु कुमारी ने आंसर इसका क्या बताया? डी बताया है ना। चलिए और लोग भी बताइए। नेहा यादव जी, सुनीता कुमारी जी हैं, सारे लोग एक बार आंसर करिए। अंकिता पाल ने कहा कि इसका आंसर डी हो जाएगा और किरण जी ने इसका आंसर सी बताया है, 1 और 2 हो जाएगा। ओके रितु,
सर इतिहास में जो क्लास चलेगा उसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। ओके ओके, पीडीएफ भी हम डाल देंगे। ओके, अमरदीप जी ने कहा कि इसका आंसर बी है, कृष्णा जी ने ए बताया आंसर, ललिता कुमारी ने कहा कि इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या लग रहा है? अच्छा, ये चीज़ें हमने तो पढ़ाया था, ये चीज़ें हमने पढ़ाया भी था। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम बार बार इसका चर्चा कर रहे हैं। अभी एक ही आंसर हमें सही आया अंशु कुमारी की तरफ से। अंशु कुमारी की तरफ से ये आंसर सही आया। उन्होंने कहा कि इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 और नहीं 2। यहाँ पर देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। नरमपंथी लोग तो ये चाहते थे कि जल्दी यहां से छोड़ करके भागे, नहीं तो मार मार के हम उसको भगाएंगे। गर्मपंथियों का विचार था कि हम कांग्रेस के ऊपर अपना दबदबा बना लें, लेकिन यहां पर दबदबा नहीं बन पाया। यहीं पर 1907 के सूरत अधिवेशन में, जब सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्र बिहारी घोष ने किया, और राष्ट्र बिहारी घोष क्या थे? नरमपंथी एक नेता थे। अब सोचने वाली बात है कि राष्ट्र बिहारी घोष है ना, नरमपंथी विचारधारा के मानने वाले थे और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इसका मतलब क्या है कि गर्मपंथियों का कब्जा नहीं है, नरमपंथियों का यहाँ पर दबदबा है ना। और इसी समय दोनों के बीच में विचारों को लेकर के, दोनों के बीच में रणनीतियों को लेकर के, और दोनों के बीच में स्वतंत्रता को लेकर के, दोनों के बीच में बहिष्कार को लेकर के मतभेद हो गया। नरमपंथियों को लगता था कि जल्दी से जल्दी इस विचारधारा को हम लोग क्या करें, इस कांग्रेस से अलग भगा दें। और यही वजह है कि जब मारपीट, जिस तरह से आप देखते हैं विधानसभा में, है ना, संसद भवन में भी कभी कभी हो जाता है, जो अनपढ़ गंवार जो लोग होते हैं, है ना, जो उस मानसिकता के जो कुछ लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं। मारपीट, है ना, लात जूता चप्पल जूता सब कुछ पड़ा था इस सूरत अधिवेशन में। इस सूरत अधिवेशन में सब कुछ पड़ा था, सोचिए। और इससे दुखी होकर के नरमपंथियों ने, है ना, गर्मपंथियों को इस कांग्रेस से निष्कासित ही कर दिया। तो गर्मपंथियों का कब्जा कैसे होगा? क्या अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया? कैसे कब्जा हो जाएगा? 1907 में दोनों के बीच में विभाजन हो गया, और बाद में 1916 में यह गर्मपंथी जो है आकर के कांग्रेस से फिर से मिले। यानी कि इतना दिन तक क्या थे, अलग थलग थे, कैसे मिल जाएंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। क्यों करेगा? सबसे ज्यादा खतरा जब अंग्रेजी सरकार को इसी गर्मपंथी विचारों से ही लग रही थी, तो इस गर्मपंथी विचारों को खत्म करने के लिए उन्हें काम करेगा क्या? और यही तो बात थी। करजन इस बात को बोलता था, अरे हम तो यही चाहते हैं कि जब तक हम भारत में रहें इन चीज़ों को समाप्त कर दे। क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, सभी लोगों के ऊपर अंग्रेजी सरकार का डंडा चलने लगा था। कहाँ इसको सपोर्ट किया था? नहीं ना सपोर्ट किया। मतलब क्या है, ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पक्ष में किसको लेना चाहा? नरमपंथियों को, कि भाई तुमने सही किया, फूट डालो और राज करो वाली नीति तुमने सही किया, है ना। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट किसको करने लगा? नरमपंथियों को। तो गर्मपंथियों को सपोर्ट क्यों करेगा? उसका तो बहिष्कार करेगा, उसके ऊपर दंडात्मक गतिविधियाँ चलाएगी, उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, सजा दिए जाएंगे, है ना। चलिए अब समझ में आ गया होगा, ना 1 और ना ही 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन 1, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्र बिहारी घोष ने की। कथन 2, इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुटे, है ना, चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई। कथन 30, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट चरमपंथी
और नरमपंथी का विलय हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता SP सिन्हा ने किया था। कथन एक, 2 और 3 सही है। कथन 1, 2 और 3 सभी गलत है। कथन 1, 2 सही है किंतु कथन 3 गलत है, और कथन 1, 2 गलत है किंतु कथन 3 सही है। एकदम करेक्ट करके आंसर बताइए आप लोग, है ना। चलिए बताइए ललिता कुमारी जी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर C हो जाएगा। ओके, और ललिता कुमारी ने भी कहा कि इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट और लोग भी बताइए। अंकिता जी बोल रही हैं कि इसका आंसर C होगा, और कृष्णा जी ने भी कहा कि इसका आंसर C है। नेहा यादव जी ने कहा कि इसका आंसर C है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी सही हो जाता, लेकिन अध्यक्ष जो है ये गड़बड़ कर दिया है ना। अंबिका चरण मजूमदार अगर होते तो ये भी सही हो जाता, ठीक है ना। चलिए आप लोग सही जवाब किए हैं, सही जवाब दिए क्या। और रितु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर B है, और किरण ने कहा कि इसका आंसर A है। आप आंसर गलत कर रही हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए एक बार। देखिए 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, जहां पर कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस क्या होती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बाद में नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, है ना। लेकिन इसमें अध्यक्षता जो है ये गड़बड़ दे दिया है, SP सिन्हा दिया है ना, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। बंगाल विभाजन, केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन। कूट बताना है कौन सा सही है। 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 3 2 और 1 4 2 3। क्या होगा इसका आंसर, है ना। चलिए बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी, कहाँ गए आप लोग? कॉपी कलम लेकर के बैठिए, फटाफट फटाफट आंसर करते चलिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अंशु कुमारी ने कहा कि इसका आंसर C हो जाएगा। 1 4 3 2, 17 नंबर, है ना। और अंकिता पाल बोल रही हैं कि इसका आंसर C है। कृष्णा C है ना। किरण जी C हैं, और ललिता कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर C हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ, है ना। और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब होता है ना। ये 1900 कब होता है? 1912 में होता है ना। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में होता है। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? तो 1906 में होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। 1 4 3 2, है ना। 17 नंबर सवाल क्या है? तो इसका आंसर C हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया? सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन। कहां पर, है ना, कहां पर ये विभाजित हो गया? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, कहां पर बढ़ जाती है? चलिए अंशु कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर A हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में, है ना। कृष्णा जी हैं, किरण जी भी हैं, इन्होंने भी कहा कि इसका आंसर A हो जाएगा। और ललिता कुमारी इन्होंने कहा कि इसका आंसर A होगा, है ना। नेहा यादव जी हैं, इन्होंने भी कहा कि इसका आंसर A हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। चलिए 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। और रितु कुमारी ने भी बताया कि इसका आंसर A हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग इस सेशन का लास्ट जो है, लास्ट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं,
और ये हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुस्लिम लीग का गठन एक ब्रिटिश समर्थक सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। उपर्युक्त में से कथन सही है? कौन सा? केवल एक, केवल दो? एक दो, न तो एक और न ही दो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना? बताइए। अंशु कुमारी सी आंसर, अंकिता पाल सी है, किरण ए है। किरण जी ने कहा कि इसका आंसर ए है, और ललिता कुमारी सी हैं, कृष्णा सी हैं, नेहा सी हैं। बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है, ए नहीं होगा, है ना? किरण जी ए कैसे लगा दिए? केवल एक। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन एक ब्रिटिश समर्थक सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया, ये बात भी सही है ना? और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये बात भी सही है। एक और दो दोनों सही हो जाता है, ठीक है? तो चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। कल का जो हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे। अंशु कुमारी जी, सर रूटीन को बता कर जाइए कैसे और कब पढ़ना है। अच्छा, एक वीडियो ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बताते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस चीज़ को समझ जाइए। रूटीन आप खुद से कंप्लीट करिएगा, बस चीज़ों को आप समझिए। जैसे अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं आप, अंशु कुमारी बताइए एक बार, पीआरटी दे रही हैं आप? पीआरटी दे रही हैं या 6 to 8 दे रही हैं, या जीएस की तैयारी कर रही हैं, या क्या? ओके, पीआरटी दे रही हैं। तो देखिए, दो भागों में अपने दिनचर्या को दो भागों में डालिए, मतलब विभाजित कर लीजिए। सबसे पहले जब आप सुबह में जगिए तो यहाँ पर मैथ, है ना, रीजनिंग, और करंट अफेयर्स। ये मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स यानी कि एक एक घंटा, है ना, मैथ रीजनिंग को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और 1 घंटा करंट को पढ़ना है। करंट आप चाहें तो एसपीडी से पढ़ सकती हैं, है ना, और भी साधन है जो आपको अच्छा लगा। न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। मैथ और रीजनिंग यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको डेली देना है एग्ज़ाम तक डेली समय दीजिए, है ना। 3 घंटे के बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें उस समय को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। और 2 भागों में विभाजित करने के बाद एक विषय कोई भी पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जो अभी पढ़ाई हो रहा है। दूसरा, आप साइंस पढ़ सकते हैं, है ना, जो अभी पढ़ाई हो रहा है। और दोनों को जैसे मानते हैं कि अगर आपके पास 3-3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे यानी कि इसको पढ़ने के बाद 3 घंटा हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए और 3 घंटा साइंस पे ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम आज पढ़ते हैं कल उसके लिए 1 घंटा, है ना, अलग से टाइम निकालते हैं ताकि हम हर रोज़ उसका रिवीजन कर सकें। यही सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। जितना बार आप रिवीजन करते हैं उतना ही आपको बेनिफिट होगा, है ना। रिवीजन बार बार करिएगा, आपका रिजल्ट रुकेगा ही नहीं। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सुरेंद्र कुमार जी हैं, सर 6 to 8 के बारे में कुछ। तो 6 to 8 जो है ना, और कृष्णा जी भी हैं, है ना, पढ़ना है बता दीजिए सर कब क्या पढ़ना है। देखिए, यही तरीका आप अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे पीआरटी दे रहे हैं, जीएस 40 नंबर दे रहे हैं, है ना, आप टीजीटी और पीजीटी दे रहे हैं, यही तरीका अपनाइए। और यही तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि आप यहाँ पर इंगेज होते हैं। जैसे मानते हैं कि